हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 82nd क्लास है जी हमारी। हम यूजीसी नेट पेपर 1 के PYQs कवर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज जो हम पेपर करने वाले हैं वो 6 जनवरी को हुआ था शिफ्ट 1 में। ओके, 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये ऑब्वियसली दिसंबर 2024 के सेशन का पेपर है जो जनवरी में हुए थे, एंड उसमें हम ऑलरेडी 2 पेपर डिस्कस कर चुके हैं। 3 जनवरी के जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर है वो हमने कर लिया है। आपने नहीं देखा है तो क्लास 81 और 80 जो है आप जाके देख सकते हो। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, बिकॉज फ्री में इतना तो बनता है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। ओके, तो 50 क्वेश्चंस हैं। आपको अगेन पेन पेपर लेके बैठना है, उनको सोल्व करने की कोशिश करनी है वीडियो को स्टॉप करके, बिकॉज अगर साथ साथ करेंगे तो आपको स्पीड ज्यादा लगेगी। इसलिए वीडियो को स्टॉप करना, क्वेश्चन देखने के बाद, और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश आपने करनी है। ओके, जैसे ही आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, इतनी भी कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 1 घंटे में ये पूरा पेपर आपका हो जाए, क्योंकि अगर 1 घंटे में नहीं हुआ तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, टाइम अगर ज्यादा लेंगे तो। सो अगेन डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आपके सामने है। वही जोड़ घटा गुना भाग इसके अंदर होता है। परसेंटेज निकालना पूछ लेंगे, ज्यादा से ज्यादा रेशियो पूछ लेंगे। तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बट आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं और एलिजिबल है, मास्टर्स कर रखी है आपने या कर रहे हैं। सो आप जो है चीजों को पढ़ के उनका मतलब तो निकाल सकते हैं ना, इंटरप्रेट तो कर सकते हैं। सो बहुत टफ नहीं आता है, बस आपको इंटरप्रेट करके उसका आंसर आ जाए, इतना सा आता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके, सो ये देखो जी, बेकरी शॉप जो है सिटी में 3 डिफरेंट वेराइटीज में हॉटकेक्स बेच रही है। कॉर्नमील हॉटकेक, अमेरिकन हॉटकेक, स्वीडिश हॉटकेक। ओके, स्वीडिश। देन ABCD, ये बेकरी की शॉप्स हैं ABCD। मंडे को इन्होंने कितने जो है हॉटकेक्स बेचे हैं उसका कुछ डाटा आपको दे रखा है। ये टोटल नंबर ऑफ हॉटकेक्स जो बिकी है एक एक करके अलग अलग शॉप से। ये कॉर्नमील हॉटकेक यानी एक वैरायटी कितनी बिकी है वो बताया है। देन अमेरिकन और कॉर्नमील हॉटकेक में डिफरेंस बताया है। प्लस यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया, नंबर ऑफ अमेरिकन हॉटकेक सोल्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यानी अगर ये डिफरेंस बताया है और मान लो मैं इसको x मान रही हूँ कॉर्नमील वाले को और अमेरिकन वाले को y मान रही हूँ, तो हमेशा y माइनस एक्स आपको देखने को मिलेगा। सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ 40 है, 120 है, 80 है और 40 है। सो ऑब्वियसली जब आप इज इक्वल टू में ये कॉर्न मिल्क वाला x की वैल्यू जब रखेंगे और वो इज इक्वल टू से उधर जाएगी तो प्लस हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं 320 में 40, 280 में 120, 360 में 80 और 420 में 40 प्लस कर दूं तो मेरी वैल्यू आ जाएगी अमेरिकन हॉट डॉग्स जो बिके हैं उनकी वैल्यू। सो हॉट डॉग्स बोल रही हूँ मैं बार बार ना, हॉट केक्स हैं भैया, हाँ सॉरी, हॉट केक्स हैं। ओके, सो ये जो बिके हैं उनकी वैल्यू जो है वो आपको यहाँ आ जाएगी। दूसरा ये बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ हॉट केक सोल्ड, तीनों की वैरायटी को ऐड कर दो वो टोटल है। सो बेसिकली कॉर्नमील हमें दे रखे हैं, अमेरिकन हमने इनको जोड़ के निकाल लिया है। सो अमेरिकन और कॉर्नमील हॉटकेक्स को ऐड करो और टोटल में से माइनस कर दो, तो मेरे पास तीसरी वैरायटी जो कि स्वीडिश हॉटकेक्स हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी। इजी है, बस वही प्लस और माइनस ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो पहले आपको ये एक नई टेबल बनानी है ताकि आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए जितने भी दे रखे हैं वो। ओके, क्योंकि आप अभी एक यहाँ पे A और C से पूछ लिया तो आप A और C का कुछ कैलकुलेट करेंगे, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होएगा। तो इट्स बेटर कि आप तीनों वेराइटीज क्योंकि इजीली निकल जाएंगी, बहुत टाइम नहीं लग रहा है। इसको ऐड करके अमेरिकन निकालो, अमेरिकन और कॉर्नमील को ऐड करके यहाँ टोटल में से माइनस करोगे हर एक बेकरी का, तो वो आपका आ जाएगा जी ये तीसरा स्वीडिश हॉटकेक्स। ओके, अब आता है पहला क्वेश्चन आपके सामने। सो वीडियो को रोक के एक बार ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, एक टेबल बना लो। नंबर ऑफ अमेरिकन हॉटकेक सोल्ड बाय बेकरी ए इज इतने % मोर देन द नंबर ऑफ स्वीडिश हॉटकेक सोल्ड बाय बेकरी सी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने वीडियो को रोक के वो टेबल बना ली होगी। ये है वो टेबल जिसमें आपने इन दोनों को ऐड किया, तो ये आ गया आपके अमेरिकन हॉटकेक्स और स्वीडिश हॉटकेक्स जो है वो ये टोटल में से आपका 320, 360, यहाँ पे 280, 400, तो इनको आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यूज आपकी स्वीडिश हॉटकेक्स की आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, अमेरिकन हॉटकेक्स जो बिके हैं बेकरी ए में। सो ये बेकरी ए के अमेरिकन हॉटकेक्स हैं और ये बेकरी सी के स्वीडिश
राइट हाँ, ये पूछ रहे हैं कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो हमें ये पता है कितना ज्यादा है, 360 में से आपके 200 माइनस हो जाएंगे यानी 0, 6, 160 ज्यादा है। 100 परसेंटेज निकालने के लिए 160 किससे ज्यादा है, 200 से ज्यादा है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0, 2 8 16, 0 80% ज्यादा है जी। तो आंसर आपका सेकंड आ जाएगा, सिंपल, दैट्स इट। ओके चलिए, for another bakery E, if total number of hotcakes sold is 120 less than the bakery D, तो E का एक और नया कॉलन बना के लिखने की कोशिश करो। एक यहाँ 1320 है, तो 120 कम है, तो इसमें से 120 माइनस करेंगे तो यहाँ आ गया 1200, यानी यहाँ पे एक वैल्यू आ गई है। देन नंबर ऑफ कॉर्न मील हॉटकेक सोल्ड, जो कॉर्न मील हॉटकेक्स हैं वो 40% है जो टोटल हॉटकेक्स बेचे हैं उसके, यानी 1200 का 40% निकाल दो, यहाँ से निकल जाएगा 12 5 60 होता है ना, नहीं 12 दूनी 12 चुके 48, यानी 480 आ गया। ठीक है, देन है नंबर ऑफ अमेरिकन हॉटकेक सोल्ड इज 35% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हॉटकेक सोल्ड बाय ई, तो ये 40% निकाला था, अब 35% निकाल दो। अब जो दो वैल्यूज आई हैं उनको जोड़ के 1200 में से माइनस करोगे तो आपके स्वीडिश भी आ जाएंगे। आपसे स्वीडिश ही पूछे हैं कि स्वीडिश हॉटकेक्स कितने बिके हैं, सिंपल। ठीक है, सो बस ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये 480 आया, 420 आया, 480 प्लस 420 900, और 1200 में से 900 गए 300, आपका आंसर आ गया बी, सेकंड। इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ कॉर्न मील हॉटकेक सोल्ड बाय बेकरी बी ऑन ट्यूसडे, यानी नेक्स्ट डे की बात हो रही है, इज 20% मोर देन दैट ऑन मंडे, यानी ये मंडे को है, सो इसका 20% निकाल के 1008 में जोड़ दो, तो वो क्या आ जाएगा, जो मंडे को ट्यूसडे को बिके हैं वो आ जाएगा। देन बोल रहे हैं जो रेशियो है अमेरिकन हॉटकेक्स का और स्वीडिश हॉटकेक्स का ट्यूसडे को, वो 4:5 का है। सो डेफिनेटली यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, पहले x की वैल्यू 4x प्लस 5x इज इक्वल टू जो या जो भी आपने यहाँ टोटल की वैल्यू कैलकुलेट की है, टोटल ना इन्होंने बोला, ये क्या बोला, नहीं रुको भाई, रुको, हाँ ठीक है, ये क्या निकाला है हमने ये टोटल निकाल लिया है। टोटल के बाद अमेरिकन और स्वीडिश का इन्होंने दिया, अच्छा अमेरिकन का नंबर तो इन्होंने खुद ही दे रखा है, अमेरिकन हॉटकेक सोल्ड बाय बेकरी बी ऑन ट्यूसडे इज 320। ठीक है, सो अमेरिकन का नंबर इन्होंने खुद दे दिया, टोटल बता दिया इन्होंने कि 20% ज्यादा है इससे, फिर 4/5 दे रखा है, तो डेफिनेटली आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ हॉटकेक सोल्ड बाय बेकरी बी ऑन ट्यूसडे कितने हैं। तो ये टोटल नहीं बताया, कॉर्न मिल हॉटकेक्स। अच्छा रुको भाई, मैंने शायद क्वेश्चन गलत पढ़ दिया। देखो इसी तरीके से होता है, आप लोग भी जल्दबाजी में यही करते होगे। मैंने यहाँ पे बोला कि टोटल, पर टोटल नहीं, ये कॉर्न मिल हॉटकेक्स हैं। सो कॉर्न मिल यहाँ पे कितने थे, यहाँ 280 थे, तो आप 280 का 20% कैलकुलेट कीजिए। 1 0 से 1 0, 8 दूनी 16, 2 दूनी 56, तो 280 में 56 ऐड करो, 6 8 और 5 13, 2 और 1 3, यही आएगा ना, 10 11 12 13, 1 2 और 1 3। ठीक है, 200 ये 336 जो है आपके कॉर्न मिल हॉटकेक्स हैं, 320 आपके अमेरिकन हॉटकेक्स हैं। अमेरिकन और स्वीडिश का जो रेशियो है वो 4/5 है, यानी 4/5 इज इक्वल टू अमेरिकन कितना है 320, स्वीडिश यहाँ x रखे, ये x की वैल्यू आ जाएगी, तो तीसरी वैल्यू भी आ गई, तो तीसरी वैल्यू और 336 और ये आप ऐड कर दीजिए 320 उसमें। ओके, आंसर क्या आ जाएगा, 336 320 400, आंसर 1056 आ जाएगा। ठीक है, इजी था, बस ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि गलती से भी गलत चीजें हुई ना यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे टोटल समझ लिया 20% कि 20% ज्यादा है टोटल का, बट टोटल का नहीं, ये कॉर्न मिल हॉटकेक्स पूछा था, तो इसका 20% ज्यादा है और वो क्या है, कॉर्न मिल हॉटकेक्स है। ओके, सो बहुत जरूरी है आराम से पढ़ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अमेरिकन हॉटकेक्स सोल्ड बाय बेकरी सी, सो बेकरी सी के अमेरिकन हॉटकेक्स और बेकरी डी के स्वीडिश हॉटकेक्स, तो हमने पूरी टेबल तो कैलकुलेट की ही थी। आप देखेंगे 1:1 का रेशियो आ जाएगा, ये रहा 440 440 1:1। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन डी आई का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ कॉर्न मिल हॉटकेक्स सोल्ड बाय बेकरी ए एंड बेकरी डी टुगेदर, तो दोनों को जोड़ना है और उसको माइनस करना है, किसमें क्या माइनस करना है, स्वीडिश हॉटकेक सोल्ड बाय बेकरी ए। ठीक है, तो कॉर्न मिल को ऐड करो, ए और डी के, और स्वीडिश को माइनस कर दो, दैट्स इट।
तो इजी है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ये है कॉर्नमेल 320 और 420 को ऐड कर दो और फिर उसमें से ये स्वीडिश हॉटकेक्स बेकरी ए का 520 उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आपका 220 आ जाएगा। ओके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारी चीजें बहुत इजी हैं, मैंने अच्छे से सोल्व भी करके बता दिया है। The well-known Woods dispatch is often described as, तो ये तो सबको पता होना चाहिए, इतनी बार रिपीट होता है, चिल्ला चिल्ला के बता रखा है, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन। ओके आंसर आपका 4 हो जाएगा। साउंड विद फ्रीक्वेंसीज बिलो एंड अबव ऑडिबल रेंज आर नोन एज, तो ये क्वेश्चन भी आपके पीवाईक्यूज में स्टेटमेंट्स दे के पूछा गया था, मैंने उस टाइम भी बोला था इसको नोट डाउन कर लो, अभी भी वही चीज पूछी है अलग से, तो पीवाईक्यूज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो इंफ्रा और अल्ट्रा साउंड जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड को इंफ्रा साउंड और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की साउंड को अल्ट्रा साउंड बोलते हैं। जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ था वहां पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, साउंड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट थी, वहां पे ये स्टेटमेंट दे रखी थी, बस उसको उल्टा कर रखा था इंफ्रा और अल्ट्रा को, और वो स्टेटमेंट वहां गलत थी। तो सही स्टेटमेंट वहां पे मैंने आपको बताई थी और वही आपको ध्यान रखनी थी। ओके अगेन द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर दैट इज कॉन्शियस एंड एफर्टफुल, तो ये हर पेपर में आ रहा है अभी के लिए। तो ये क्या हुआ, फार रोड, हाई रोड, नियर रोड या लॉन्ग रोड ट्रांसफर। तो जब आप कॉन्शियस एफर्ट के साथ चीजें कर रहे हो तो हाई रोड ट्रांसफर, अगर आप रिफ्लेक्सिव एक्शन के थ्रू बिना कोई कॉन्शियस एफर्ट लिए कुछ चीज जो है आप ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रही है, दैट इज लो रोड ट्रांसफर। ठीक है, सो हमने ये कर रखा है, हर एक पिछली दोनों क्लासेस में ये क्वेश्चन आया है। Tendency of researchers to subtly and inadvertently affect the behavior of participants in a study. So जो रिसर्चर की टेंडेंसी है कि बहुत ही स्मूथ तरीके से कुछ बिहेवियर्स अफेक्ट हो जाते हैं, obscuring the time effect of independent variable, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये रिस्पॉन्स बायसनेस है। रिस्पॉन्स बायसनेस तो वो होगी ना जो रिस्पोंडेंट रिस्पोंड कर रहा है, यानी जो हमारे जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो बायस मेरे ऊपर बायस होके वो कुछ आंसर इधर उधर करते हैं, सो दैट इज रिस्पॉन्स बायस। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। देन सोशल डिजायरेबिलिटी बायस भी नहीं है, हॉथर्न इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जब रिस्पोंडेंट अपना आंसर चेंज कर दे, दैट इज हॉथर्न इफेक्ट। सो आंसर क्या हो जाएगा जी, ये एक्सपेरिमेंटल बायसनेस है। हॉथर्न इफेक्ट में क्या हो रहा है, जो बिहेवियर अल्टर हो रहा है वो सब्जेक्ट्स अल्टर कर रहे हैं कि उनको पता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। और सोशल डिजायरेबिलिटी बायस जो है वो क्या है कि आप मान लो जो सोशली अनडिजायरेबल एटीट्यूड है, कि मान लो आपने रिसर्च की बीइंग अ रिसर्चर और कोई ऐसी चीज आपके सामने रिजल्ट में आ गई जो कि सोशल लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं होगी शायद, तो आपने अपना डाटा अंडर रिपोर्ट कर दिया, जो सोशली अनडिजायरेबल बिहेवियर या एटीट्यूड था उसके बारे में, और जो डिजायरेबल एटीट्यूड था या एट्रीब्यूट थे उनके बारे में ज्यादा रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, सो वो चीज क्या है, सोशल डिजायरेबिलिटी की वजह से एक बायसनेस आपकी रिसर्च में आ गई है। Which of the following tools can be used to create a virtual science lab experience? Kahoot, Labster, Turnitin, FET, Simulation और Padlet। तो देखो Turnitin तो फॉर श्योर नहीं, बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, बहुत बार कर रखे हैं हमने, ये भी कर रखे हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी कर रखे हैं, वर्चुअल साइंस लैब भी 2 आ चुकी हैं। ठीक है, सो देखो लेबस्टर पता है कि वर्चुअल साइंस लैब है, मैच द फॉलोइंग में पीवाईक्यूज में आया हुआ है। टर्निटिन नहीं है, सो बी रहेगा, सी नहीं रहेगा, तो इतना तो पता चल गया। अब कहूत भी हमने पढ़ा हुआ है, वो साइंस लैब तो नहीं है, सो कहूत भी नहीं होगा, कहूत नहीं होगा, सो आंसर आपका सिर्फ एक ही बचा, बी और डी। ठीक है, तो यानी कि लेबस्टर और फेट साइमुलेशन जो है वो आपका आंसर रहेगा। ओके जी, 7 is to x, यानी 7 by x is equal to 17.5 डिवाइड बाई 22.5। x की वैल्यू निकालनी है, कोई मुश्किल है इसमें, होनी तो नहीं चाहिए। मल्टीप्लाई बाई 7, 17.5 इज इक्वल टू x, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट, सोल्व कर लो इसको, बहुत इजी है। आप पॉइंट से पॉइंट भी कट कर दोगे तो भी 5 7 तो 5 2 10, 5 3 15, 16 17, 5 5 25, देन आपका 5 चौके 20, 5 5 25, 5 9 45, 5 7 35, 7 से 7 कट गया, 9 आंसर आ गया। दैट्स इट। ठीक है, कई बार आपको लगता है कि पॉइंट डेसिमल है, पता नहीं कैसे सोल्व होंगी चीजें, बट हो जाती हैं। आप इजी से मल्टीप्लाई तो सबको आती है ना, हमने बचपन में ही सीखी हुई है। विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉन्ट्रेरी प्रपोजिशन? सो अगेन A, E,
आई ओ, ये होता है कॉन्ट्रेरी, यानी एक ऑल वाली स्टेटमेंट और एक वही स्टेटमेंट का नो वाली स्टेटमेंट। सो ऑल पोएट्स आर ड्रीमर्स, नो की स्टेटमेंट कहाँ है, नो स्क्वायर, नहीं स्क्वायर और सर्कल की तो बात ही नहीं हो रही है, नो पोएट्स आर ड्रीमर्स, सो ए और ई जो है वो कॉन्ट्रेरी होंगे एक दूसरे की, इजी है, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, इज अ पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन कंसंट्रेशन का पार्ट है, इंटरनेट एडिक्शन का पार्ट है, मीडिया कंट्रोल का पार्ट है, या फिर मीडिया फ्रेगमेंटेशन का पार्ट है। सो फोमो कब होता है, जब आप इतने एडिक्टेड होते हो इंटरनेट से और उसके बाद आप छोड़ दो या ऐसी कोई चीजें, तो आपको मिस फील होता है अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी कोई चीज मिस कर दी तो। सो दैट इज द फियर ऑफ मिसिंग आउट, की आप मिस नहीं होना चाह रहे, या आप कोई इंफॉर्मेशन मिस नहीं करना चाह रहे, या आप लोगों की नजरों में आना चाह रहे हो, या आप होता है ना बिल्कुल साइड आउट, लेफ्ट आउट फील नहीं करना चाह रहे। सो वो इंटरनेट एडिक्शन का पार्ट है जी फोमो। ओके, एपीएस स्टाइल में जर्नल के आर्टिकल की रेफरेंसिंग करनी है, बैक टू बैक एपीएस स्टाइल के क्वेश्चंस आ रहे हैं हर एक क्लास में, अगस्त वाली क्लासेस में भी थे, अभी जैन वाली जो पेपर है उनमें भी है, ठीक है। डीओआई लास्ट में आएगा, बता रखा है, चीख चीख के बताया था मैंने, यहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। फिर आप कंफर्म कर लो, पहले ऑथर का इनिशियल यानी पहले लास्ट लेटर, वो लास्ट होता है, फिर लास्ट नेम देन इनिशियल उसका, फिर आपका आ जाएगा टाइटल ऑफ द आर्टिकल, टाइटल से पहले भी आपका ब्रैकेट में क्या आ जाता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी होता है, देन आपका नेम ऑफ जर्नल, टाइटल ऑफ आर्टिकल, देन नेम ऑफ जर्नल जो इटैलिक्स में होगा, और फिर आपका डीओआई। तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है जी। Which among the following is correct in context of syllogistic rules? तो सिलोजिस्टिक्स या सिलोजिस्टिक आर्ग्यूमेंट की हमने बात की हुई है, जिसमें हमने बोला था सिलोजिस्टिक आर्ग्यूमेंट वो होगा जिसके अंदर 3 टर्म हो, यानी 2 प्रपोजिशन और एक कंक्लूजन आपको देखने को मिले। देन ये क्या बोल रही हैं, विद 2 नेगेटिव प्रीमाइसेस एंड नेगेटिव कंक्लूजन इज ड्रॉन, ऐसा तो कुछ नहीं था, ओ एनी term distributed in the premises must be distributed in the conclusion। ये उल्टा होता है, आई थिंक, जब हम बोलते हैं कि कंक्लूजन में जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो वहां ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द प्रीमाइसेस, नहीं, एक में ही बहुत होती है, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो। सिलोजिस्टिक आर्ग्यूमेंट मस्ट कंटेन ओनली 3, ये ठीक है जी, सिर्फ 3 ही टर्म्स उसके अंदर आपको दिखाई देनी चाहिए, चौथी टर्म नहीं होनी चाहिए जो सिलोजिस्टिक आर्ग्यूमेंट है उसमें। Which one of the following has highest turbidity? तो पानी के बेसिस पे आप बता सकते हो, ड्रिंकिंग वाटर है तो टर्बिडिटी नहीं होगी, पीने लायक है वो, मडी वाटर में हो सकते हैं, क्लियर है तो बिल्कुल बढ़िया ही बात है, तो इसमें भी नहीं होगी हाईएस्ट टर्बिडिटी। ओशन वाटर भी कंपैरेटिवली क्लीन आपको नजर आएगा, हम देखते भी हैं कि ओशन के पानी में से बिल्कुल क्लियर होता है, हमें देख पाते हैं हम एटलीस्ट। सो मडी वाटर में टर्बिडिटी सबसे ज्यादा होगी जी, यहाँ पे मिट्टी मिट्टी मड आपको नजर आएगा। Which of the following were the initiatives during the third 5-year plan? So third 5 year, देखो अभी आप कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे, बट आप ये देखिए क्या ऑप्शंस है। रिमूवल ऑफ डिप्लोमा कोर्स, हम किसी भी 5 ईयर प्लान में, स्पेशली जो थर्ड 5 ईयर प्लान है उसमें कोई चीज, अगर कोई डिप्लोमा कोर्स चल रहा है उसको क्यों रिमूव करेंगे, ठीक है। सो रिमूवल की बात हमेशा मनासी ही होती है जब हम एजुकेशन की बात करते हैं। प्रोविजन फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, ठीक है, हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल कॉलेजेस इंक्लूडिंग रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी लग रहा है हो सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन टेक्निकल एजुकेशन, ये भी पॉसिबल है। लेस एम्फोसिस ऑन ट्रेन्ड मैन पावर, नहीं, हम ट्रेंड के ऊपर तो हमेशा से ही फोकस करते रहे हैं ना। सो बी सी डी हमारा आंसर हो जाएगा। ए और ई जो है वो टेक्निकली या लॉजिकली साउंड नहीं कर रहे कि हम जो है जो कम ट्रेंड है उन लोगों पे फोकस करेंगे, या जो है हम कोई डिप्लोमा कोर्स रिमूव भी कर देंगे, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जी। Which of the following are characteristics of computer mediated mass communication? अगर कंप्यूटर मीडिएटेड है तो वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मासिफिकेशन नहीं होगा, डीमासिफिकेशन है, बिकॉज सबके पास कंप्यूटर है अगर, या बहुत सारे लोगों के पास है। सो यूजुअली क्या होता है मासिफिकेशन में, तो कि टीवी के थ्रू या एक इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा दी गई है, स्प्रेड आउट कर दी गई है, वहां कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई और चीज नहीं है। सो वो चीज क्या है मासिफिकेशन। बट यहाँ डीमासिफिकेशन हो रहा है कि हर एक इंडिविजुअल के हाथ में फोन है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इंटरेक्ट भी कर रहा है सोशल मीडिया पे एंड ऑल। सो वो डीमासिफिकेशन हो रहा है, ना कि मासिफिकेशन। तो सी डी फॉर श्योर। असिंक्रोनस तो है ही, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि हर टाइम जो है वो सामने वाले की बातों पे, इंफॉर्मेशन पे रिस्पॉन्ड करते रहोगे, आप अपने टाइम के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। सो दैट इज सी डी ई, असिंक्रोनस इसके अंदर आएगा। ओके, नॉर्थ साउथ वाला क्वेश्चन आ गया। नॉर्थ साउथ वाला क्वेश्चन आ गया तो हम इसके अंदर अपना क्या ले लेंगे, एक लाइन लेके आते हैं। देखो ये है हमारी लाइन, शुम
शुम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हाँ ठीक है, ये है आपका नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। एक आदमी है जो साउथ में चल रहा है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चला, फिर वापस उल्टा नॉर्थ में मुड़ के नॉर्थ में चला 7 किलोमीटर, यानी 5 ही किलोमीटर वो इधर चला, मैं ये बोल सकती हूँ 5 किलोमीटर चला है वो, और उसका मुंह अब जो है किस तरफ है, फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। अब वो अपने लेफ्ट में 5 किलोमीटर चल रहा है, यानी लेफ्ट में इधर, यहां 5 किलोमीटर चल रहा है, 5 सीधा, ओके। तो अब जो है वो अपनी मेन डायरेक्शन से रेफरेंस पॉइंट यहां से लिया था हमने, तो कहा ये कितनी दूरी है ये निकालनी है, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ी हुई बचपन में, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू ये ABC, अगर मैं लिखूं तो ABC, तो AC जो हाइपोटेनस है वो अपना AC आ जाएगी, 5 5 25, 25 50 अंडर रूट 50, तो आंसर क्या आ जाएगा जी 5 5 25 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, किस डायरेक्शन में, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये साउथ है ये वेस्ट है, यहाँ पे इतनी दूरी पे, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत, आंसर थर्ड हो जाएगा। स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन, अच्छा ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, चलो आप स्टोरेज तो पता होती है यूजुअली किस में स्टोर करते हो, वो भी नहीं पता, ओके रहने दो। ये देखो साइज ऑफ अ कंप्यूटर मॉनिटर, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर या जो है किस में मेजर करो, एक तो डायगोनली मेजर करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यूज में, और इंच में मेजर करते हैं, कितने इंच का लैपटॉप है, कितने इंच की स्क्रीन है, कितने इंच का जो है आपका टीवी है, उसमें मेजर करते हैं, तो ये इंच आएगा जी, अगर इतना भी पता था ना तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता, ठीक है। बाकी अब आप देख लो, सीपीयू की बात करेंगे तो मेजर कर रहे हैं हम किसमें, ये हर्ट्ज में, जन आपकी स्टोरेज की बात होगी तो बाइट्स में, नेटवर्क बैंडविड्थ की बात होगी तो बिट्स पर सेकंड में, आंसर आपका क्या हो गया फोर्थ। Which of the following are impacts of hydroelectric power plant? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मतलब पानी से बिजली बना रहे हैं हम, तो कोई डैम वगैरह लगा लो, वहां पे कोई पावर प्लांट होगा, ठीक है। सो हम क्या बोल रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन, माइक्रो सेस्मिसिटी, देन आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन, वाटर पोल्यूशन और स्मोक फॉर्मेशन। तो देखो स्मोक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये हम पानी की हेल्प से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउसेस गैस जो है वो रिलीज हो सकती है, वाटर पोल्यूशन भी होगा, देन आपका माइक्रो सेस्मिसिटी भी आपको देखने को मिलेगी, और आपका लैंड डिग्रेडेशन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां के पानी की वजह से इकट्ठा हो रहा है एक जगह, तो वो डिग्रेड हो जाती है चीजें कई बार, तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे क्रिएट होंगे, बट स्मोक फॉर्मेशन नहीं होगा इसकी वजह से, तो ABCD वाले इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन करेक्ट अप टू 2 डेसिमल, सो ये मल्टीप्लाई कर लो, देखो इन 5 5 5 5 25 5 125, 125 में आप कहाँ तक डेसिमल लगाओगे, 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 2 6 यहाँ डेसिमल लग गया, देन उसमें ऐड करना है आपने, 4 चौके 16, 16 चौके 64, अगेन 2 2 4 2 6 के बाद लगाओगे तो 2 2 4 2 6, ये डेसिमल लग गया, ठीक है। डिवाइड बाय 5 5 25, तो 4 के बाद ये चीज, ये डेसिमल हो गया, देन माइनस 5 चौके 20, 2 और 2 4, 1 2 3 4, प्लस 4 चौके 16, 16 ये आ गया, बस इसको सोल्व कर लो, हो जाएगा जोड़ घटा गुना भाग, इजी है, बच्चों की तरह सोल्व करना है ऐसी चीजों को कि डेसिमल कहाँ लगेगा, एक के नीचे एक है या नहीं, आप जोड़ रहे हो जब, तो क्योंकि गड़बड़ हो सकती है डेसिमल की वजह से, ओके। Then है जी stipulative, lexical, precising, theoretical. They are used to eliminate ambiguity. Ambiguous नहीं है कोई चीज, that means वो precise है, ठीक है। तो precise से भी क्वेश्चन सोल्व हो रहा था आपका, बाकी चीजें भी देख लो, चलो। They encapsulate larger understanding of the theory, तो ये theoretical part हो गया, है ना, हाँ। It is neither accurate nor inaccurate, तो जब आप बहुत पूरी इंफॉर्मेशन देते हो, that is stipulative, तो ना वो एक्यूरेट है ना इनएक्यूरेट है, आपने वजह से होता है ना डिप्लोमेट्स वगैरह पूरा बोलते हैं, तो उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी लेकिन गलत भी नहीं बोला, झूठ भी नहीं बोला। इट रिपोर्ट्स द मीनिंग ऑफ डिफेंडम, तो ये आपका लेक्सिकल, ओके। एक सेकेंड, अच्छा ठीक है ना, ये था 3 4 1, 1 से तो ये 2 से तो यहाँ, अच्छा ओके कंफ्यूजन, ठीक तो था, एक यहाँ था, मैंने ये एक ये लगा लिया भाई, ए का एक नहीं, ये सी का एक था, मैंने एक की वजह से फर्स्ट पे देख लिया, सी का एक, तो ठीक है, यही तो किया हमने, 3 4 1 2, ठीक है, फोर्थ आंसर। चलो
कोई कोडिंग है स्कीम जिसमें दिल्ली को हम लिख रहे हैं 56, 30, 13, 91 एंड 0। सो डी ए बी सी डी 4, डी का नंबर है 4, ई का है 5। तो देखो 4 की जगह 5 आ गया, 5 की जगह 6, यानी एक एक एड ऑन कर रही हैं। सो अब बस मुंबई का देख लो, एक तो ये और ये सेम आएगा, वो चीज भी आप देख सकते हो कि सेम किस में दे रखा है, 14, 14, 13, 13, 12, 12, ये तो सब में सेम दे रखा है। दे आर स्मार्ट। ओके, सो मुंबई एम जे ए बी सी डी करके देख लो, या वापस ये देखो, ए क्या होता है 1 होता है, तो 2 आपको देखने को मिलेगा, 2 2, ये तो बहुत लंबा 21 है, तो 2 नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, तो इनमें से ही कोई एक आएगा, आंसर आपका फर्स्ट आएगा जी। ठीक है, सो मुंबई 13 नंबर पे एम है तो ये आपका 14 आ जाएगा, यू 21 पे है तो 22 आ गया, देन एम 13 पे है तो 14 आ गया, देन पी 2 है तो 3 आ गया, ए जो है 1 नंबर पे है तो 2 आ गया, और आई जो है 9 पे है तो 10 आ गया। अगेन एल एम एन, ये वही आपका एल रिप्रेजेंट्स अ नंबर ऑफ एल और एम, ये ऐसे है। ठीक है, एम जो है वो बेस, एल इज द एल इन बेस एम, ठीक है, एल और एम ऐसे ही है। ठीक है, तो ये वैल्यूज अगेन आपको किस में करनी है, असेंडिंग ऑर्डर में करनी है। सो पहले वैल्यूज कैलकुलेट करो जी, देन आप असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, आपको करवाई हुई है, लास्ट क्लास में भी करवाई थी। ओके, तो करके देखना, आंसर इसका सेकंड आएगा। कन्वर्जन आना चाहिए आपको। सिचुएटेड कोऑर्डिनेशन, अभी 2-3 क्लास पहले ही ये क्वेश्चन आया हुआ था, सिचुएटेड कोऑर्डिनेशन, यानी ये अगस्त के पेपरों में था, तो अब आपको देख लो जनवरी में फिर पूछ रखा है, तो एटलीस्ट तभी मैं बोलती हूँ पीवाईक्यूज आप करके जाओ, एटलीस्ट रिसेंट के तो करके जाओ। The idea that thinking is located in social and physical context, not within an individual's mind, पहला ही ऑप्शन ठीक है। Schema of an event नहीं, believe that one can master a situation or produce positive outcomes, या students general knowledge about world नहीं। So वो आइडिया जो ये सोच रहे हैं कि social और physical context में thinking exist करती है, within individual's mind नहीं, सिर्फ वहीं तक नहीं। Which of the following air pollutant cause serious health issues due to its greater affinity for hemoglobin in blood in comparison to oxygen? तो ये हमने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा है कि ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करती है किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ। लेकिन जब आप मान लो बहुत धुएं या कंबशन वाली जगह पे हो, जहां पे हाफ कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन भी नहीं हो रहा, तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस है जो रिलीज होती है, और इस CO की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू O2। तो अगर O2 और CO में से ऑप्शन मिलेगा तो हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो फटाफट CO के साथ कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जहां आपका आंसर रहेगा जी। Knowledge is arrived at through the gathering of facts that provide the basis for laws. This refers to the principle of, तो ये किस प्रिंसिपल, तो कहां से आई है नॉलेज, गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स दैट प्रोवाइड द बेसिस फॉर लॉज। लॉज यानी कि आपने फैक्ट स्पेसिफिकली कनेक्ट किए हैं, चीजें स्पेसिफिकली कलेक्ट करके, देन आप एक जनरलाइजेशन पे पहुंच के और आप लॉज बना रहे हो। सो वो क्या हो गया जी, इंडक्टिविज्म नहीं होगा, यानी स्पेसिफिक टू जनरल नहीं जा रहे हो आप। ओके, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। सो ये भी आपको कई बार करवाए हुए हैं। हाइट और वेट आपके रेशियो स्केल में आते हैं, ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है, क्योंकि इनमें एक जीरो होती है, ट्रू जीरो एग्जिस्ट करती है। सो बचा क्या आपका ए और बी आंसर जो है वो बचेगा। ये आप टेबल याद रख लो, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर के एग्जांपल्स हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हो कि कौन सा नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो है। तो आप इनको देखिए और देख के आप आइडिया लगाइए कि क्या ये सच में है, तो रटने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए बस। ओके, मीडिया इंट्रूजन, सोशल कैपिटल, मीडिया लिटरेसी और प्रैग्मेटिज्म। फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल यूज ऑफ नॉलेज। प्रैग्मेटिज्म फोकस करता है, सबको पता है, प्रैग्मा मतलब यूटिलिटी या एक्शन। सो प्रैग्मेटिज्म में आप जो है लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करते हो। जॉन डुई ने दिया है, देन जो मतलब जॉन डुई इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं, प्रोपेगेटर हैं। देन आपका प्रैक्टिकल, ये तो DA1 आएगा जी फॉर श्योर, यहीं से आपका सोल्व हो जाता है, डी का फर्स्ट। बाकी भी देख लेते हैं। मीडिया लिटरेसी क्या रहेगा, एबिलिटी टू एनालाइज द मीडिया मैसेजेस। अगर आप प्रैग्मेटिज्म नहीं पता था, मीडिया लिटरेसी हो रहा था, तो उससे भी सोल्व हो जाता, और कहीं नहीं है ये। ठीक है, देन है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल में इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल लीडर्स बिकॉज ऑफ सोशल ग्रुप मेंबरशिप एंड पार्टिसिपेशन। और मीडिया इंट्रूजन में सबवर्जन ऑफ पॉलिटिक्स बाय मीडिया। तो आंसर आपका सेकेंड होगा जी। Which of the following statements A to D are with the reference to high level computer programming languages? देखो यहाँ से अब आपको हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है, पता चले नेक्स्ट अभी जून में इसी में से कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट दे के पूछ लिया।
So these need to be translated into machine code in order to run on a computer. Definitely जो high level computer program है वो machine code में आपको change होना पड़ेगा, यानी क्योंकि computer binary numbers पे काम करेगा तो उसमें आपको change होना पड़ेगा. तो ठीक है ये बात. These are written mnemonic using mnemonics code. नहीं, ये लैंग्वेज होती है पर्टिकुलर, न्यूमोनिक्स थोड़ी इस्तेमाल करोगे आप. These are specific to computers हार्डवेयर. हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं है लैंग्वेज का, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है. पोर्टेबल लैंग्वेजेस हैं, ये ठीक है. ए और डी आपका सही रहेगा. ओके. Which of the following is an independent malicious program that propagates itself across a network by exploiting security flaws in widely used services? तो security flaws के जो मतलब इसने अपने आप को क्या कर लिया है, propagate कर लिया है across a network. Independent malicious program है ये. तो ये कंप्यूटर वॉर्म होगा, कंप्यूटर वायरस होगा, ट्रोजन हॉर्स होगा या लॉजिक बॉम्ब होगा. तो ये कंप्यूटर वॉर्म होगा जी. वॉर्म और आपके वायरस में फर्क रहेगा क्योंकि वायरस जो है उसको अटैच होना पड़ेगा किसी होस्ट फाइल के साथ. कि मान लो मैंने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया या मैंने कोई एक्शन लिया या मैंने कहीं ओके दबा दिया, मैंने किसी क्लिक पे कर दिया वो चीज. बट वॉर्म जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है. उसमें मतलब वो जरूरत नहीं है कि मैं कुछ करूं, वो अपने आप भी आ जाएगा. ठीक है. देन ट्रोजन हॉर्स और लॉजिक बॉम्ब पहले भी आए हुए हैं, हमने पढ़े भी हुए हैं. ओके. ब्रह्मगुप्त, कौटिल्य, पतंजलि और चरक. पतंजलि तो योगा से रिलेटेड है ना, ये तो दुनिया जहान को पता है ना. तो सी का सेकंड यहीं से. ठीक है. भले ही आप जो हैं पतंजलि को बाबा रामदेव से याद रखें, बट पतंजलि बहुत बड़े गुरु रहे हैं और पतंजलि का नाम जो है वो योगा से ही कनेक्टेड है हमेशा से. तो ये सेकंड रहेगा, यहीं से आपका सोल्व हो जाता. ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियन, कौटिल्य जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं. देन उन्होंने शास्त्र भी लिखी है, कौन सी, अर्थशास्त्र है ना. देन चरक जो है वो फिजिशियन में आ जाएंगे. According to Nyayikas, when we perceive one port, we perceive the universal portness. So ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है. इनफैक्ट कि हम जब पोर्ट को देख रहे हैं तो हम उसकी पोर्टनेस देख रहे हैं, यानी आप उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हो एक तरीके से. सो आप ये क्या देखना चाह रहे हो, आप ये सामान्य लक्षण देखना चाह रहे हो उसमें. ठीक है. तो सामान्य लक्षण या जनन लक्षण तो ये हमने आपको करवाए हुए हैं किसमें, जब हमने लॉजिकल रीजनिंग किया था. Identify the correct chronological sequence of establishment of the institutions in Mumbai. ये क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप्ड था, बट अगली बार शायद पूछ लिया जाए. तो ऑप्शन आपका ए, ई, बी, सी, डी सही होना था. ये सी, डी भी दे रखा था इन्होंने. ये आपके जो है वो डेट्स हैं. थोड़ा थोड़ा इन कॉलेजेस को ध्यान रख लेना, हो सकता है इन्हीं में से कोई आपको हेल्प कर दे, कोई अगला क्वेश्चन सोल्व करने में. क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. बैक टू बैक दो क्वेश्चन आपको दिखेगी जो आपको नहीं आते हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस इजी थे, हमें सारे आते थे. ओके. तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन भी आप नोट डाउन कर लो. नया क्वेश्चन है ये. एसोसिएटेड प्रेस, AC नेल्सन, देन आपका मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन और अल जजीरा. तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रहे, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम होता है कि अगली ही बार सेम चीज एग्जैक्ट रिपीटेड हो. ओके. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, देन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, देन आपका pH. तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर. तो देखो pH एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल ऑफ नेचर बताएगा ये. ठीक है. सो pH मतलब सेकेंड. इतना तो पता होता है सबको कि कितनी pH है. ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, जो ऑक्सीजन कंज्यूम हुई, या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, तो ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हो गई. ठीक है. देन ये क्या है, ऑक्सीजन जो कंज्यूम की है. तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितनी डिमांड है कंजम्पशन की. और दूसरा स्ट्रेंथ की जब आप बात करते हो तो आप COD की बात कर रहे हो. ओके. सेकेंड ऑप्शन. फाइंड द नंबर दैट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क. सो 21 के बाद 22, एक ऐड कर दिया. 22 के बाद 26, कितना, 4 ऐड कर दिया. 26 के बाद 35, कितना ऐड हुआ, 9 है ना. तो ये ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा. 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर दो. 5 5 25, 25 ऐड कर दो इसमें. 5 और 1 6, 76 आ गया. ठीक है. आंसर 76. स्टेप ऑन स्केल प्लीज रिप्रेजेंट्स विच फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. तो अगर मैं बोल रही हूँ स्टेप ऑन स्केल, यानी मैंने आपको क्या किया, इंफॉर्मेशन दी है, एक्सप्रेस किया है अपनी भावनाओं को, डायरेक्ट किया है या परफॉर्म किया है, परफॉर्मेटिव. तो डायरेक्ट किया है ना मैंने आपको बोला है कि स्टेप ऑन द स्केल प्लीज, यानी आप उस स्केल पे खड़े हो जाइए. ठीक है. तो वो डायरेक्शन आपको दी है, तो ये डायरेक्टिव लैंग्वेज है.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रेटजीज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के क्वेश्चंस काफी थे, कोऑपरेशन से आप चीजें सीख सकते हो, तो वो आपसे पूछे। शेड्यूल में कोई कोऑपरेशन नहीं है, बाकी ठीक है। ए बी डी ई आपका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे हमने राउंड टेबल, पता ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हमने सुनी हुई है, तो वहां पे डिस्कशन होता है, कोऑपरेशन होता है। थिंक पेयर शेयर ऑलरेडी आया हुआ है। टॉकिंग चिप्स में आपको दो इट्स लाइक चिप्स दे दी जाएंगी, आप उस चिप को सेंटर में रख दो कि मेरा टॉकिंग टाइम है और अब मैं बोलूंगा, तो आप बोल लेंगे, तो आपका वो चिप जो है वो आपके पास से चली गई है। जब तक वो चिप रहेगी आपके पास टाइम रहेगा, आप कभी भी बोलने का टाइम ले सकते हो। रैली कोच में क्या रहेगा, जिसमें एक इंसान जो है वो कोच बन रहा है और दूसरा उस स्टूडेंट की एक्टिंग कर रहा है, तो दोनों जो है वो एक तरीके से कोच अपने हिसाब से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, यानी दोनों एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं साथ में। ओके, ये क्वेश्चन भी अभी रिपीट हुआ है जी, यानी ये वाला क्वेश्चन अब आपको पता होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट में आया था शायद, ये एजुकेशन वाली क्लास में, या पता नहीं उससे अगस्त वाली में था। अभी 2-3 क्लासेस के अंदर अंदर ही इसको करवाया था मैंने। तो ये आपको क्या बताया था, ये आपको बताया था एक्स आई माइनस म्यू इसका स्क्वायर डिवाइड बाई एन समेशन और इसका अंडर रूट, यही था। वही चीज यहाँ है, तो ये चीज आपको दे रखी है, एक्स आई का स्क्वायर माइनस म्यू आई का स्क्वायर नहीं है, तो एक्स आई में से म्यू आई को माइनस कीजिए। ये समेशन एक्स आई स्क्वायर दे रखा है 90 में से म्यू को माइनस करो और अंडर रूट कर दो चीजें, यही था ना। 180 में से 6 गए 172 और उसका अंडर रूट, तो किसका होता है, 12 का होता है 172 ना। इसका तो 121 होता है, नहीं 12 का नहीं होता, 12 का तो 244 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट, ओके मैंने कुछ गड़बड़, अच्छा माइनस नहीं था प्लस था जी, देखो 9 अच्छा ओके, स्क्वायर भी तो करना है इसका। 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, तो 3 3 9 माइनस करना है, तो ये 81 आ जाएगा। तो 9 9 81, ये 3, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या था आपके पास, एक्स आई प्लस, स्टैंडर्ड डेविएशन में तो हम माइनस नहीं करते, माइनस ही तो था, माइनस, ठीक है। म्यू आई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये समेशन, ये एन। सो आपको ये वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है, इस वैल्यू में से आपको माइनस म्यू आई का स्क्वायर करना है और वो फिर आपके अंडर रूट में हो जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर आपका 3rd हो जाएगा। ये आपका 9 आ गया, देन आपका ये 4, ये आपका, हाँ माइनस कर देंगे ना, 4 4 16 गए तो 100 बच गया, 100 बच गया तो 10 का, देन 146 में से 5 5 25 माइनस कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 121, नहीं हाँ ठीक है 11 का आ जाएगा। और आपका 180 144 6 6 36, हाँ 144, 244 नहीं 144, ठीक है जी। चलिए, एंड्रॉइड इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय, तो एंड्रॉइड जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसने डेवलप किया, आईबीएम ने, एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या गूगल ने। आंसर रहेगा गूगल, ओके। When older media find new functions because their earlier functions are taken over by new technology, तो नए फंक्शंस जो हैं, अर्लियर फंक्शंस को उन्होंने टेक ओवर कर लिया नई टेक्नोलॉजी ने, तो ये फंक्शंस की डिस्प्लेसमेंट हुई है, अल्टरनेटिव जर्नलिज्म हुआ है, एग्जिस्टेंशियलिज्म या एक्सपेरिमेंटलिज्म। सो डिस्प्लेस हुई है ना जी चीजें, तो फंक्शन डिस्प्लेस हो गया एक तरीके से। तो नए फंक्शन जो है, ओल्डर मीडिया फाइंड न्यू फंक्शंस because their earlier functions are taken over by new technology, तो ये functional displacement कहलाएगा। मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग, आर्टिकुलेशन, एक्सप्लोरेशन, ये भी आया हुआ है, हमने कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप का मॉडल इतनी बार पीवाईक्यूज में किया हुआ है कि क्वेश्चन इससे आता है। सो मॉडलिंग इज लाइक ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्विंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, तो ये क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन, 3rd। यहीं से सॉल्व नहीं हो जाता आपका आंसर, 2nd, ठीक है। स्कैफोल्डिंग में आप हेल्प कर रहे हो उसकी, देन आर्टिकुलेशन में आप जो है गिविंग वर्ड्स टू देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस एंड कंटेंट, और एक्सप्लोरेशन में नई इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो।
द कमेटी, ये क्वेश्चन नया है और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। जैसे एक बार मैंने आपको बोला था संस्कृत कमीशन, ये जो संस्कृत के हेड कौन है, वो क्वेश्चन रिपीट हुआ था उसी बार वीआईपी टॉपिक्स में जब करवाया था। तो ये क्वेश्चन भी अंडररेटेड लग सकता है और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। कमेटी फॉर, या फिर आपके किसी उसमें मैच द फॉलोइंग में आ सकता है जहां आपकी हेल्प हो जाए। सो कमेटी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाज हेडेड बाय, सो आंसर इसका फर्स्ट रहेगा। और पहली 5 ओपन यूनिवर्सिटीज के नाम आपको याद रखने हैं सीक्वेंस में, और कब उनकी डेट है, ईयर, तो वो पूछा जा सकता है। ओके, देन आपका जो है पैराग्राफ है जी, वीडियो को रोक लीजिए, पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, 46 क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करने की ट्राई कीजिए। आंसर है थर्ड। 47th क्वेश्चन, अगेन स्टॉप द वीडियो, रीड द पैराग्राफ, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, आंसर विल बी फोर्थ। Then again 48th क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आंसर होगा फर्स्ट। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कार्डियक मायोपैथी देयर इज, तो क्या है, क्या इंक्रीज्ड, स्लो डाउन, आंसर बताइए जल्दी, आंसर रहेगा सेकंड। 50th क्वेश्चन, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू आएगा, ये ट्रू अबाउट कार्डियक मायोपैथी सर्जरी, तो क्या ट्रू है वो आपको बताना है, आंसर आपका रहेगा फर्स्ट। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन पेपर आज का यहाँ समाप्त होता है जी। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप ये क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे होंगे। जो बच्चे रेगुलरली देख रहे हैं, जब मैं अपलोड करूँ, दैट मीन्स आप जो है सिंक में हैं, एटलीस्ट आप इस बार वाले तो कर ही लेंगे, जो आपके 95 तक क्लासेस होंगी, जो 16 क्वेश्चन पेपर्स हम करवाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। This was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. And be consistent in your efforts because consistency is the only way to success. Okay? So consistency is the only way to success, and take care. See you in next class.